मुझे टीवी से पता चला कि मेरा नाम फाइनल हुआ है। पर क्या आपको पावर भी मोटिवेट करती है मैम? कौन सी पावर? एक आम आदमी के लिए काम करने की पावर मोटिवेट करती है। क्या दिल्ली जैसी जगह पे आपको लगता नहीं कि बहुत दिक्कत होती है कोई भी काम करने के लिए, और अगर करा जाता है तो कोई भी चीज कैसे इम्प्लीमेंट करी जाती है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली का बहुत नुकसान कर रहे हैं। राजनीति बहुत टफ फील्ड है, आप इसको आराम से नहीं ले सकते। तो आप क्या तैयार हो उस टफ रोल को निभाने के लिए? मेरे ये वाले काम इस मिनिस्ट्री से होने हैं, ये काम इससे होने, ये होने हैं। मैं रोज ये मांगती हूँ, भगवान मुझे इतनी क्षमता देना कि अगले 5 साल बाद मैं फिर से जब मेरी रिपोर्ट कार्ड आए तो लोग मुझे पसंद करें कि हमारी कैंडिडेट अच्छी थी। क्या आप रेहड़ी पटरी को लाइफ से खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिक नीड है दोनों की, बिल्कुल, उनकी भी और हमारी भी। और दिल्ली अगर यही हाल रहा तो कोलैप्स हो जाएगी बहुत जल्दी। आम आदमी पार्टी की कहते जी आप तो 15 दिन बाद कॉल करना, अभी तो हम अनशन पे बैठे हुए हैं। मतलब जब आप अपने एमएलए से ये चीज सुन लेते हो ना। आज आप विकासपुरी के नाले पर चले जाइए, मैं विकासपुरी के लोगों की हद मानती हूँ कि वो वहाँ पर रह रहे हैं। वो दिल्ली को अपना समझते ही नहीं, उन्हें पता है हम फ्री करेंगे, वोट मिलेंगे, हम जीतेंगे। डेवलपमेंट में तो झगड़ा ही नहीं है ना, उनका मुद्दा ही नहीं है डेवलपमेंट का। कौन से डेवलपमेंट में वोट मांग रहे हो? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अखिल कोठारी और आप सबका सीन कहने के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ कंवलजीत सहरावत जी है, जो कि एसडीएमसी की एक्स मेयर रह चुकी है। ये बीजेपी दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी हैं और अब ये वेस्ट दिल्ली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट है। पहले तो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो एकदम रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन रहेगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया। मैम मैं भी देख रहा हूँ आप थक चुके होंगे, सुबह से लेके अभी तक कैंपेनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। उससे भी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, बट ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होगी। ये हम यूथ को बेसिकली छोटी छोटी चीजें समझाना चाहते हैं। जैसे सब बोलते हैं कि ये काउंसलर बन गए, ये काउंसलर बन गए। मैं उसी से शुरू करूंगा क्योंकि आप भी काउंसलर रह चुके हो, फिर आप मेयर भी रहे हो, कि एक काउंसलर का बेसिक काम क्या होता है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, फिर काउंसलर है। इस सब में जो एक काउंसलर है उसका क्या काम रहता है, और जो आप जब काउंसलर थे आपने जो काम करा? किसी भी शहर की नींव होता है काउंसलर। उस शहर की सफाई व्यवस्था, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी टाउन प्लानिंग जो होती है वो काउंसलर के हाथ में होती है। जो डिसीजंस होते हैं वो काउंसलर लेवल पे होते हैं, मेयर में होते हैं, स्टैंडिंग में होते हैं, बट हम उसे एक सदन वो कहेंगे जहाँ पार्षद बैठ के इस फैसले को लेते हैं। तो किसी भी शहर की नींव होती है पार्षद, क्योंकि उस शहर में जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए उस शहर की आवश्यकताओं के हिसाब से वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन को किस तरह से देना है, प्राइमरी एजुकेशन के साथ प्राइमरी हेल्थ हो गया, नक्शे बनने हैं, नहीं बनने हैं, आपकी टाउन वेंडिंग कमेटीज बननी है। तो इस तरह के जो बेसिक काम है, और जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इन सब बेसिक चीज़ों से डे टू डे रूटीन की चीज़ के लिए जो व्यक्ति या जो डिपार्टमेंट होता है वो निगम और काउंसलर होता है। ओके। उसके बाद हम आते हैं एमपी पे। अभी आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं। पहले तो वो फीलिंग कैसी थी? बिकॉज बीजेपी कभी भी कोई भी मास्टर स्ट्रोक छोड़ देती है, किसी को कुछ पता नहीं होता इन मोमेंट तक कौन इलेक्ट होने वाला है, किसको टिकट मिलने वाली है। तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वेस्ट दिल्ली, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होना, पहले तो आपको क्या फीलिंग आई आप बताइए। क्या आपको थोड़ी सी हिंट थी या बस रैंडमली हुआ है? देखिए, हिंट और रैंडम दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कोई भी पार्टी जब करती है तो सर्वे करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक पैनल जाता है, कैंडिडेट होंगे तो 1 2 3 नाम जाते हैं, और वो 3 नाम लेने के लिए पार्टी संगठन, सर्वे, कौन कौन लोग हैं उस सीट पर, ये सब करके किया जाता है। तो मेरा नाम पैनल में था, ये मुझे मालूम था। 1 2 3 हर सीट से नाम जाने हैं, उस 1 2 3 में मैं हूँ, ये भी निश्चित था क्योंकि मैं संगठन में लंबे समय से काम कर रही हूँ। लेकिन मैं कभी प्रधानमंत्री जी से मिली नहीं हूँ, मैं कभी एचएम साहब से मिली नहीं हूँ। मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं प्रोग्राम में मैंने उन्हें नहीं देखा,
कहने का मतलब जैसे मैं और आप बैठ Interaction नहीं हुई है। इंटरेक्शन नहीं हुई है, तो वो मिलना मेरा कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि वो मुझ तक मतलब कैसे मेरे बारे में पता करेंगे, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। काम कर रही हूँ लेकिन वो इतने बड़े ऊपर लेवल पे काम है कि हमारे जैसे कितने कार्यकर्ता, बिल्कुल। तो इसलिए उम्मीद होते हुए भी मेरे लिए अप्रत्याशित है, क्योंकि मैंने उनसे मुझे कोई बात की नहीं गई, सीधा मुझे टीवी से पता चला। लिस्ट में तो हम 3 लोग थे, नहीं, आपको टीवी से पता लगा? मुझे टीवी से पता चला कि मेरा नाम फाइनल हुआ है। अच्छा। मुझे टीवी से पता चला। तो जो एक अभी मैं सुबह से यहाँ पे देख रहा हूँ कितना कुछ चल रहा है, मतलब ये पूरा कार्निवल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो इंडिया में स्पेशली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, प्राइम मिनिस्टर के, वो एक पूरा फेस्टिवल है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हम इसको बुलाते हैं। है भी। हाँ, है भी। कितना कुछ चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई वाकई कोई दिवाली मन रही है जैसे। तो क्या प्रोसेस रहता है? मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, आई एम ऑल्सो एन एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस में जितना इंटरेस्ट है शायद उससे एक लेवल आगे ज्यादा मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। क्या क्या चीजें करनी पड़ती है जिस दिन से आपका कैंडिडेचर अनाउंस होता है से लेके इलेक्शन तक? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है कि आप जीते वो इलेक्शन को? देखिए, इलेक्शन में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचना और इलेक्शन वाले दिन वोट पोल कराना। तो काम तो मेन 2 ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचना अपने आप में ये इतना मल्टीफोल्डेड वर्क हो जाता है कि आपको उसकी अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। आप किन किन वर्गों से मिलेंगे, आपका समय क्या होगा, RW ना छूट जाए, रिलीजियस एजेंसीज ना खुल जाए, युवा ना छूट जाए, महिला ना छूट जाए, कोई भी जो हमारी प्रमुख NGOs हैं वो ना छूट जाए। तो ये प्लानिंग के अंदर आ गई सारी चीज़ें। तो अगर आप एक अम्ब्रेला देखिए तो 2 ही काम है। एक अम्ब्रेला में लोगों से मिलना, दूसरे दिन वोट कराना, लेकिन इसके अपने सेगमेंट्स इतने हैं लोगों से मिलने के, वो हैं। फिर वोट कराने आपका कैंडिडेचर होना है, तो आपको उस प्रोसेस में भी जाना है, आपको नॉमिनेशन करना है, इलेक्शन से पहले कंपेन कब बंद होगी, कितनी कंपेन करनी है, सोशल मीडिया कैसे चलाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो ये चीज़ें एक से रिलेटेड होती हैं और आपस में इतनी कोरिलेटेड होती है कि हमें लगता नहीं ये चीज़ हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है, रूटीन का काम है। बल्कि मैं तो अगर कहूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जैसे मैं कार्य करता हूँ, लगातार मैं पद पर हूँ, तो मेरे लिए हर साल कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि या तो दिल्ली में चुनाव होते हैं या दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। तो हमारे लिए तो एक रूटीन का काम है कि ये काम हमें करने पड़ेंगे। अगर आपने सोशल मीडिया का मेंशन करा, कितना बड़ा रोल प्ले आज के टाइम पे सोशल मीडिया करता है, और क्या आपको समझ आता है या फिर आप दूसरों पे छोड़ देते हो कि यार ये तुम? नहीं, सोशल मीडिया हर आदमी की उंगलियों पर है। बिल्कुल। टीवी पे आपको वहाँ देखना है, लेकिन मोबाइल तो आप यहाँ पर देखते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है और सोशल मीडिया को बिल्कुल भी किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या कंटेंट है, आपको वो रिप्रेजेंट कर रहे नहीं कर रहे हैं, आपके काम को दिखाया जा रहा नहीं दिखाया जा रहा है, जितनी योजनाएं चलाई गई वो दिखाई दे रही हैं, आपकी डेली के जो काम है वो कवर हो रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हो वो लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, और जो कैंडिडेट कोई भी होता है वो उसके अपने पर्सनल आप कहिए कि प्रायोरिटी फील्ड में रखता है, क्योंकि उसे चिंता करनी पड़ती है। अच्छा, आप इसको प्रायोरिटी पे रखते हो? मतलब क्या आपको ये एज अ एडेड, क्योंकि आप सोशल मीडिया से पहले भी इलेक्शन लोग लड़ते थे, सोशल मीडिया के बाद भी लड़ रहे हैं, क्या ये एज एन एडेड प्रेशर लगता है कि यार ये करना ही पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि इसने तो मेरा काम आसान कर दिया? देखिए, पहले चुनाव बहुत सीधे से होते थे, कोई मीडिया का साधन बहुत बड़ा नहीं था, लोगों तक प्रचार की बात होती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति अवेयर हो चुका है, उसे पता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरी स्टेट में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। तो आज के समय क्योंकि सोशल मीडिया ने वो नॉलेज दी है, तो सोशल मीडिया इधर भी होना चाहिए। सोशल मीडिया मान लीजिए हम पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के पास तो सोशल मीडिया है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो उसका रिड्रेसल देने के लिए हमें सोशल मीडिया चाहिए। तो सोशल मीडिया प्रेशर नहीं है, और मैं भी वैसे भी सोशल मीडिया को प्रेशर नहीं लेती। मेरा काम है अपनी बात पहुंचाना, जो सही से पहुंचे, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो इतने में सोशल मीडिया मेरी मदद करता है। मेरे तब टेंशन है अगर मैं कोई चीज़ मैनिपुलेट करूँ, मेरी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो मुझे सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है। क्या आपको, मैं एज एन आउटसाइडर पूछ रहा हूँ, डोंट माइंड, क्या आपको
क्योंकि इतना कुछ चल रहा है इस इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, थक भी जाते हैं, कहीं कहीं ना कहीं सबको ही थकान फील कहीं ना कहीं होती है, कुछ भी होता है क्या। और ये बड़ा क्लीशे आंसर है, सब देते कि जी मेरे को जन सेवा मोटिवेट करती है, ये मैं किसी भी नेता से पूछूंगा वो इस चीज का हाँ जवाब देंगे ही देंगे। पर क्या आपको पावर भी मोटिवेट करती है मैम? कौन सी पावर? एक आम आदमी के लिए काम करने की पावर मोटिवेट करती है। आप सेवा बस्ती में काम करें और आप एक काउंसलर काम करें, तो जब आप एज ए काउंसलर काम करेंगे तो आप उनकी वो हेल्प कर सकते हो जो आप चाहते हो। मान लीजिए आपके पास पावर नहीं है तो एक बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जब आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप काउंसलर हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, जो भी हैं आप, मान लीजिए लोग एनजीओ क्यों बनाते हैं? एनजीओ तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी की हमेशा लिमिट होती है। लेकिन उस ग्रुप को जब आप बड़ा कर देते हो, एनजीओ की शेप में कर दीजिए, किसी और फॉर्म में कर दीजिए, पॉलिटिकल फॉर्म में कर दीजिए, तो वो कैपेसिटी आपकी हेल्प करने की बढ़ती है। तो डेफिनेटली आप पावर एंजॉय करने के लिए नहीं, पावर हेल्प करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमें, आप कह सकते हो कि एक अट्रैक्शन होती है कि हाँ मैं चाहूँगा तो ये काम फिर हो जाएगा। तो वो पावर इसलिए नहीं कि मुझे कोई पावर चाहिए, वो पावर इसलिए कि जो मैं चाहती हूँ या जो होना चाहिए वो मैं कर पाऊँ तो मुझे मदद मिलेगी, उतनी ही पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और आप घुसे कैसे पॉलिटिक्स के अंदर, थोड़ा सा बताएंगे? ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, मेरी फैमिली से नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। अच्छा, आपके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में? कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। और अपनी लाइफ देखने के बाद मैं मानने लगी, मेरी लाइफ कोई भी देखेगा तो इस बात को मान लेगा कि एक बहुत बड़ी शक्ति ऊपर काम करती है। बिल्कुल, ये तो मैं इसका बहुत बड़ा जो आप चाहें या ना चाहें, या आप आपकी प्लानिंग हो या ना प्लानिंग हो, वो चीज़ें आपको, वो एक ड्राइवन फोर्स है, वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। तो मेरे लिए भी पॉलिटिक्स कभी मेरी फील्ड नहीं रहा, इट वॉज नेवर कप ऑफ टी फॉर मी, नेवर। मेरा बहुत अच्छा अपना पढ़ाई से रिलेटेड काम है, मैं टीचर थी, मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी कॉमर्स थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन बिजनेस को हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया, हम कंसल्टेंट ओवरसीज एजुकेशन के लिए। तो मैंने एजुकेशन फील्ड में ही काम किया, कभी भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। बस जब वोट चुनाव होता था, अपनी जो विचारधारा थी, आज तो खुलकर कह सकती हूँ कि भाजपा की विचारधारा थी, उस समय नहीं बोल सकती थी क्योंकि कोई कारण नहीं था बोलने का, मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन थी। लेकिन आज मैं भाजपा से, तो मैं कह सकती हूँ कि बचपन से हमारे परिवार की विचारधारा भाजपा की है, तो अपना वोट किया और बस इतना ही काम था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स में आ गए तो पार्टी ने बहुत मौका दिया, अवसर दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो आज इतना बड़ा एक कह सकते हो कि चीज़ मेरे पार्टी ने मुझे दी है, अवसर मुझे दिया है। लेकिन ये मेरी कभी भी मेरी इच्छा नहीं थी पॉलिटिक्स में आना। कितने साल से कर रहे हो आप पॉलिटिक्स? अब तो अ लॉन्ग टाइम, 2006 से। 2006 से ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं। तो मैंने जैसे काउंसलर का आपसे पूछा था ना, मैं एमपी का भी पूछूंगा, और मैं क्यों पूछ रहा हूँ आई विल कम टू दैट आफ्टर दिस क्वेश्चन, कि व्हाट इज, आपने काउंसलर का तो बता दिया कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो काउंसलर का है, नींव जो एक जगह की हो गई। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप रोल प्लीज एक्सप्लेन करिए, फिर मैं थर्ड पॉइंट पर। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं उसी को एमपी के रोल में मॉडिफाई करती हूँ। निगम का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे निगम चलती है जी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, निगम पार्षद को उससे काम करना है जी। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्या कमी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करते हैं। यानी वो एक आर्किटेक्ट है और जो निगम है वो एग्जीक्यूशन बॉडी है। तो मान लीजिए कोई ऐसा विषय है, तो कोई भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविजन निगम के एक्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो उसको अगर सुधारना है तो कौन सुधारेगा? तो उसको सुधारेगा एमपी, यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मैं बिल पास प्रोसेस होता है। हाँ जी। तो ये दोनों रोल में डिफरेंस है। देश को बनाने का जो एक रोल होता है वो एमपी डिसाइड करता है। जो डिसाइड हो गया उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा वो फिर एमएलए और
नीचे काउंसलर्स करें, बिल्कुल। अब दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे सरकार या चीफ मिनिस्टर अभी तो जेल में है, आम आदमी पार्टी के हैं, एमसीडी में इस टाइम आम आदमी पार्टी पावर में है, एमपी जो है वो बीजेपी के हैं सातों के सातों, और आगे आने वाले समय में भी जैसा लग रहा है शायद बीजेपी के ही आए सातों के सातों। तो ये जो हम यूपी में और हमेशा बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, तो क्या दिल्ली जैसी जगह पे आपको लगता नहीं कि बहुत दिक्कत होती है कोई भी काम करने के लिए, और अगर करा जाता तो कोई भी चीज कैसे इम्प्लीमेंट करी जाती है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरे को एज अ आउटसाइडर बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। आपने एज अ आउटसाइडर करी, मैं तो 6 साल से निगम में हूँ जी। 6 साल के मेरा अनुभव रहा निगम में। मैं मेयर भी रही, लीडर ऑफ हाउस 2 बार रही, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही, अभी भी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थी। तो आपने जो कहा कोऑर्डिनेशन, वैसे कोऑर्डिनेशन कभी दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी, कभी कोई चीज़ों के अंदर आपसी भेदभाव आना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बहुत भारी मन से इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि आज ये दिक्कत है। आज अगर बात करें तो दिल्ली सरकार बहुत चीज़ों में दिक्कत करती है। आप कहेंगे, कोई उदाहरण पूछेंगे, बिल्कुल हाँ। जैसे कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण दे रही हूँ, अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये द्वारका का रोड बनना था। इसमें प्लांट्स जो थे, जो ट्रीज थे, वो ट्रांसप्लांट होने थे, मतलब उनको दूसरी जगह भेजना था। उसकी परमिशन में कई साल लग गए। 18 फाइलें ऐसी थी जो दिल्ली की प्रायोरिटी की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनको पास नहीं किया। पिछले साल एलजी साहब ने उन फाइलों को अपने पास मंगाया और तब उन्हें अप्रूवल दी। मेट्रो है, मेट्रो के लिए इतना ही पैसा सेंटर को देना है, इतना ही पैसा दिल्ली सरकार को देना है। दिल्ली सरकार नहीं देती है, एनओसीज नहीं देती है। अब मेरठ का जो रैपिड रेल का बना है, आपको अभी ध्यान भी आया होगा, 1 महीने पहले ही कोर्ट ने कहा कि आपके पास, दिल्ली सरकार को, कि आपके पास ऐड देने के पैसे हैं, पर यहाँ नहीं है जी। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है कि अब हो रही हैं। तो दिल्ली में ये दिक्कत तो है। यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब जैसे बहुत सी योजनाएं हैं जो दिल्ली को मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रही, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली का बहुत नुकसान कर रहे हैं। विमेन इन पॉलिटिक्स की मैं बात करूंगा, फिर मैं वापस दिल्ली की सरकार और केजरीवाल जी पे आऊंगा। अभी एक तो 2029 में ऐसा कह रहे हैं कि वो बिल इम्प्लीमेंट होएगा, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें सीट्स बढ़ाई जाएगी वुमेन के लिए। उसके अलावा बीइंग अ वुमेन और लेडी इन द बीजेपी, इसमें 2 चीजें पूछूंगा। पहली चीज तो ऊपरी स्तर पे जहाँ जो पार्टी है, हम भी देखते हैं कि वुमेन इन बीजेपी गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट ऑल द पोस्ट। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक स्तर पे या काउंसलर के स्तर पे, एमएलए, हर जगह नीचे से लेकर ऊपर तक हमेशा पोस्ट दी जाती है। उसके अलावा मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर, क्या आप ये भेदभाव फील करती है, चाहे विद इन पार्टी नहीं बट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पार्टी? क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी जर्नी में वीक समझा गया कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, बिकॉज आई एम अ लेडी इन पॉलिटिक्स? बिकॉज आज आप यहाँ बैठे हैं, बट ये आज भी बहुत सब्जेक्ट है जो डिस्कस होता है। आप इस बात को पॉलिटिक्स पे मत मानिएगा, ये मैं दिल की बात बता रही हूँ। मोदी जी के आने के बाद महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास आया, वो सिर्फ मुझ में नहीं आया। आप गली चलती हुई किसी महिला से पूछेंगे, क्योंकि जब 26 जनवरी पे कर्तव्य पथ पे 80% महिलाओं ने सैल्यूट किया ना महिला राष्ट्रपति को, तो वो कॉन्फिडेंस हम सब में आया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोन मिलकर महिलाएं काम कर रही हैं, वो कॉन्फिडेंस आया है। बहुत स्थिति बदली है, बहुत। पहले हम सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स उड़ा सकते थे, अब महिलाएं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही। पहले हम आर्मी में सेफ पोस्टिंग पे जाते थे, अब मेडिकल ऑफिसर दिल्ली के, इंडिया के बॉर्डर पर भी हैं। तो ये जो चीज़ें हमें चैलेंजिंग रोल मिले, चैलेंजिंग रोल मिलने से सोसाइटी का नजरिया ही बदला। जो पहला आप 2014 याद करिए, हरियाणा की रैली जहाँ सेल्फी विद डॉटर शुरू हुई, आज सेल्फी विद डॉटर की कहीं जरूरत नहीं है।
डॉटर्स ऑलरेडी फादर की सेल्फी में रहती हैं, ये फर्क आया है। किसी भी घर में पूछ लीजिए 10 साल में बेटियां फादर के ज़्यादा नज़दीक हुई हैं। तो ये एक होता है ना, मतलब ये 250 ग्राम का दिमाग है ना, इसको जिस डायरेक्शन में चलाओ वो चलता है। तो लगातार आप हैमरिंग करते हो, बेटी बहन ये बराबर का पैरों पे खड़ा करो, वो असर आता है, आने में टाइम लगा, लेकिन 10 साल बाद आया है। और मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट रिजर्व नहीं होती। हाँ जी, वही मैं अभी जनरल सेक्रेटरी थी, और उससे पहले आप कह सकते हो भाई चलो मैं मेयर रही तो मैं रिजर्व थी, लेकिन लीडर ऑफ हाउस की पोस्ट रिजर्व नहीं होती। 2 साल में लीडर ऑफ हाउस रही। तो आज की डेट में कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दल है वो आपकी क्षमता पे, हाँ वो जरूर देखता है कि आप टफ सिचुएशन में काम कर सकते हो, नहीं टफनेस है, राजनीति बहुत टफ फील्ड है, आप इसको आराम से नहीं ले सकते। तो आप क्या तैयार हो उस टफ रोल को निभाने के लिए? तो देखना ही पड़ेगा। वो देखना न्याय है, वो उस महिला के साथ भी न्याय है, उस पोजीशन के साथ भी न्याय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जहाँ टफ सिचुएशन में चुनौती स्वीकार करने वाला कोई मिला है, उन्होंने उसको चुनौती दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप कभी सोचते हो कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जीत जाऊंगी, उसके बाद मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, डोंट माइंड, कि मुझे कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाएगा? नहीं, कभी मैम कभी ये ख्याल नहीं आता? ये भगवान मेरे पीछे है, मैं इनको हाजिर नाजिर मान के कह रही हूँ, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आता। एक ख्याल आ रहा है, देश नहीं, मैं देश सेवा भी नहीं, मैं तो पहले क्षेत्र सेवा पे ही हूँ, क्योंकि देश सेवा तो अपने आप हो जाएगी, मुझे तो पश्चिमी दिल्ली संभालनी है। हाँ, अपनी क्षेत्र की अपने, मुझे ये है कि मेरे ये वाले काम इस मिनिस्ट्री से होने हैं, ये काम इससे होने, ये होने हैं। मैं रोज ये मांगती हूँ, भगवान मुझे इतनी क्षमता देना कि अगले 5 साल बाद मैं फिर से जब मेरी रिपोर्ट कार्ड आए तो लोग मुझे पसंद करें कि हमारी कैंडिडेट अच्छी थी, वो मुझे ये ना कहे यार कौन आई थी। तो मेरे कामों को लेके मुझे आज से टेंशन है। इसके अलावा जो देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर आदमी को मौका देते हैं, मुझे जो मौका दिया बहुत बड़ा है, मैं उस रोल में पास हो जाऊं, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे का तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि भाई मैं क्यों सोचूं, मुझे जो पहला मिला है मुझे तो उसी को निभा के मैं खुद की रिपोर्ट कार्ड तैयार करूं। और आगे छोटी बात नहीं मिली है, आप देश के उन 550 लोगों में तकरीबन शामिल होने जा रहे हैं जो देश के लिए काम करने का जिन्हें मौका मिलता है, जो सौभाग्यशाली है। 150 करोड़ लोगों ने या 120 करोड़ लोगों ने 555 एमपीस को चुना, बहुत बड़ी। और वो भी किसकी लीडरशिप में? वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मुझे काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वो सोच पाऊंगी या मैं अपने क्षेत्र की वो सेवा कर पाऊंगी जो मेरे मन में है, क्योंकि बहुत सी बातें मुझे लगता था ये बात सीधी पहुंच जाए ना तो हो सकती है। तो बहुत से काम है, आज नहीं बताऊंगी, जब पूरे हो जाएंगे तभी बताऊंगी, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि मेरे वो काम पूरे होंगे, क्योंकि मैं जब पहुंचूंगी तो मेरी बात में अपील होगी और हर बात वो समझते और करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर पाऊँ। मुझे बीजेपी की आइडियोलॉजी में भी दिखता है, मैं जितने भी भाजपा के लीडर्स से मिला, जिनके साथ भी पॉडकास्ट करा, कोई पोस्ट के लिए हंग्री नहीं है। जिसको जो दिया जाता है वो उसमें खुश रहता है हमेशा। ये मेरे को लगता है बीजेपी की संस्कार है शायद। तो अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है मैम, कि आप वेस्ट दिल्ली से इलेक्ट होके आ रही हो। मैं रहने वाला वैसे शांति निकेतन का हूँ, तो साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली में आता है, जहाँ से बांसुरी सुरौजी खड़ी हो रही है, लेकिन मेरा ऑफिस, हमारा काम सब रजौरी गार्डन में है। और बहुत ही दिक्कतें रहती है वेस्ट दिल्ली। मेरे को नजफगढ़ साइड का, इस वाली बेल्ट का, द्वारका कितना नहीं पता, पर मैं उस साइड का जरूर बता सकता हूँ कि वहां पे बहुत दिक्कतें हैं फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट, जो कि आई थिंक सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एक ईस्ट दिल्ली और एक वेस्ट दिल्ली में बहुत लिमिट पार है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इंक्रोचमेंट के साथ साथ एक तो वर्क वाइज इंक्रोचमेंट होगी, एक होगी इंक्रोचमेंट ऑफ झुग्गीज। अब क्या है कि ये झुग्गी वाला मैटर ऐसा है कि कोई भी नेता इस पे हाथ नहीं लगाना चाहता। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत काउंसलर्स, एमएलए से बात करी, सब बस बोलते हैं, लेकिन कोई इस पे हाथ नहीं लगाना चाहता। तो आपका इलेक्ट होके आने के बाद का वेस्ट दिल्ली के लिए क्या प्लान और मोटो रहेगा?
जब कोई चीज समस्या होती है तो हमें उसके रूट में जाना चाहिए। मैं दोनों की बात करती हूँ। पहले मैं इंक्रोचमेंट पे आती हूँ। इंक्रोचमेंट किस बात की है? खाने पीने की दुकानें, छोटा मोटा सामान बेचने की दुकानें, इस तरह की जो है मैं इनके ऊपर। इतनी पतली पतली गलियां हो गई है वेस्ट दिल्ली में जो इतनी चौड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ पे मैं यही से शुरू कर रही हूँ। किसी भी समस्या का हल आप क्या दे सकते हैं? क्या आपने टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई? मैं मेयर थी। टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना कॉरपोरेशन का काम है। बनाकर भेजते हैं दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार उसको अप्रूव करती है। चंडीगढ़ जैसा शहर, वहाँ पर रेहड़ी पटरी के लिए अलग मार्केट है। क्या आप रेहड़ी पटरी को लाइफ से खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिक नीड है दोनों की, उनकी भी और हमारी भी। हम इसको रेगुलाइज कर सकते हैं, हम उनको प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में अगर रेहड़ी पटरी की एक सिस्टम बन सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता? मेरा यहाँ पर कहना है, मैंने बनते ही टाउन वेंडिंग कमेटी को परसू किया। मैं मेयर थी, मेरे पास 4 जोन थे और मेरे 9 टाउन वेंडिंग कमेटी जोन बने। मैंने जोन बनवाए, कमेटी बनवाई, कमेटी बनवा के मैंने विद इन गिवन पीरियड टाइम दिल्ली सरकार को भिजवा दी। इसमें तकरीबन 11 लोगों की एक कमेटी बनती है। RWO होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, एरिया का कॉरपोरेशन होती है, दिल्ली पुलिस होती है, NGOs होती है। 11 लोगों की कमेटी बनती है जो टाउन वेंडिंग कमेटी को नॉर्म करती है, सारी चीज़ें फाइनल करती है। मैंने बनवा कर भेज दिया, आज तक नहीं बनी। क्या टाउन वेंडिंग कमेटी बन जाए और जो आदमी जिसका लाइसेंस है उसको पता है मैं नहीं मानूंगा तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई डर ही नहीं जो खड़े हैं, क्या बिगाड़ लेंगे आप उनका? तो जब आपके पास आपके बिगड़ने का कुछ नहीं है तो आप रूल को क्यों मानेंगे? तो हमारे यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर जगह देकर रूल बनाने पड़ेंगे, फिर आप उनको बाउंड कर सकते हो कि ये रूल फॉलो करो। ना कोई रूल है, ना कोई कमेटी है, तो सब राम भरोसे चल रहा है। तो इसीलिए दिल्ली का ये जो सत्यानाश हुआ है, इसीलिए हुआ है केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर किया है, क्योंकि वो चाहते नहीं दिल्ली डेवलप्ड सिटी बने, उनकी सोच में ही नहीं है। आपने पानी की बात बोली, मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाह रही हूँ। कोई भागीरथ आएंगे क्या जो हम गंगा को ले आएंगे दिल्ली, भारत में या दिल्ली में? नहीं आएगी ना। हिमाचल, हरियाणा अलग से, पंजाब अलग से पानी दे देगा क्या? और अब दिल्ली यूं नहीं बस रही है, अब दिल्ली यूं बस रही है। क्या अभी तक यमुना के ऊपर STP लग के डबल वाटर सिस्टम पानी की सप्लाई का नहीं होना चाहिए था? किचन का पानी अलग होता और बाथरूम का पानी, गाड़ी धोने का पानी, घर में पोछा मारने का पानी, ये लाइन अलग नहीं होनी चाहिए थी? जब तक ये नहीं होगा पानी की समस्या हल हो ही नहीं सकती, बल्कि अभी तो कुछ भी नहीं है। तो सॉरी मैम, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो सिटिंग पार्टी है दिल्ली में, चीफ मिनिस्टर, ये उनका ड्यूटी? दोनों का ड्यूटी, दोनों काम उन्हीं के हैं। अभी तक 2980 करोड़ रुपए मेरे सामने गडकरी जी के पास जब जल मंत्रालय था, उन्होंने दिया दिल्ली सरकार को 8 नालों पर STP प्लांट लगाने के लिए। 8 नालों पे STP प्लांट लग जाता, उससे नज़दीक के एरिया में पानी सप्लाई होता क्लीन वाटर का, तो उन एरिया में ड्रिंकिंग वाटर जो जमुना का आता है, जो बाहर से मुनक नहर से आता है, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता, ड्रिंकिंग वाटर बढ़ जाता। लेकिन कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं की गई और दिल्ली अगर यही हाल रहा तो कोलैप्स हो जाएगी बहुत जल्दी। तो सिटिंग MP का रोल इन इश्यूज में नहीं होता? देखिए, सिटिंग MP का रोल इन इश्यूज में नहीं होता। सिटिंग MP का क्या काम है? हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि हम तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से होंगे, जी। भगवान आशीर्वाद, शुभकामनाएं लोगों की मिलेगी, तो हम सरकार का एक हिस्सा जब होंगे तो हमारे पास इनको डायरेक्ट डील करने का नहीं होगा। हम सिर्फ ये कहेंगे जो पॉलिसी क्यों नहीं है, पॉलिसी बनाओ, वो हम कहें। यस। तो मैम, जब आप कैंपेनिंग करने निकलते हो, क्या आप नेशनल इश्यूज को ही फोरफ्रंट पे रखते हो या लोकल इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करते हो? कोई भी चुनाव हर मुद्दे के साथ ही लड़ा जाता है। नेशनल इश्यूज, क्योंकि नेशनल लेवल पे मोदी जी ने बहुत काम किया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। बॉम्बे चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, कहीं चले जाइए, रोड, आप बॉर्डर पे चले जाइए, हमारे जो मिनिस्ट्री हैं, जो MSME में है, इतना ज़्यादा स्वदेशी हमारा प्रोडक्शन होने लगा है। यानी हर डिपार्टमेंट, मोबाइल सेकंड नंबर पे यूज़ करने वाला हमारा कंट्री है,
डिजिटल क्रांति है हमारे यहाँ पर, हर फील्ड में इंडिया ने बहुत तरक्की की है। लेकिन हम नेशनल, दिल्ली और दिल्ली के बाद मेरा वेस्ट लोकसभा, तीनों के कामों पे मैं बात करती हूँ। क्या मोदी जी ने किया, क्या उनका विजन इन तीनों को लेकर, और क्या मेरा विजन 2 को लेकर है, क्योंकि मैं मोदी जी तो बड़े लेवल पे हैं, तो मेरा विजन तो क्षेत्र और दिल्ली पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा विजन भी क्षेत्र और दिल्ली है। और मोदी जी के ने जो किया, पहले वो भारत, फिर वो दिल्ली और फिर मेरा क्षेत्र, हम तीनों पे चुनाव के लिए जाते हैं। मैम, आपकी एज अ काउंसलर कुछ मेरे को पता लगा, आपकी कुछ अचीवमेंट्स थी, आपको उसके लिए अवार्ड भी मिला था, क्या उसके बारे में आप मेरे को बताना चाहेंगे, क्या था वो एग्जैक्टली? 2017 में मैंने दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा, उस समय दक्षिण दिल्ली नगर निगम था, और मैंने वो चुनाव 272 सीटों में से सबसे भारी बहुमत से जीता। बनते ही एक एनर्जी सेविंग नेशनल प्रोग्राम अवार्ड आया, और उसके अंदर था कि आप एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। उस समय मात्र 3 महीने में हम लोगों ने 2,70,000 एलईडी लाइट को, सोडियम लाइट को एलईडी में बदला, और उससे हमें उस टाइम के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से अवार्ड मिला। हम भारत में फर्स्ट आए। दूसरी बात, वेस्ट टू वंडर, हमारे स्टोर्स के अंदर बहुत कबाड़ भरा होता था, लोहा बहुत भरा होता था, पुरानी गाड़ियाँ, सड़ा हुआ सामान, जो इस तरह की चीज़ें होती थी। हमने उससे एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और वेस्ट टू वंडर किया। हमने इस कबाड़ से सुंदरता की तरफ काम करने के लिए एक टीम हायर की, और उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, और इसमें हमने 7 वंडर पार्क सबसे पहले बनाया। अच्छा, हाँ, ये तो दिल्ली में ही बना। जी, आप आज भी गूगल पे सर्च करेंगे कि दिल्ली की टॉप लोकेशन विजिट करने के लिए एज ए टूरिस्ट क्या है, तो उसके अंदर 7 वंडर पार्क का नाम आता है। तीसरा, हमने दिल्ली के सभी जो ढलाव घर थे, जहाँ कूड़ा डलता था, उनको बंद किया, और उनको बंद करके उनको लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन हॉल इनमें बदला, और फिक्स कॉम्पैक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया, FCT सिस्टम कहते हैं, यानी कूड़ों के लिए नई गाड़ियाँ लेकर आए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट शुरू किया। और हमने 18 ऐसी जगह, जो दिल्ली में बिल्कुल ऐसी जगह थी कि जहाँ देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे, गंदगी के ढेर थे, जैसे कि एयरपोर्ट, जैसे कि तिलक नगर, राजौरी गार्डन, लाजपत नगर, सराय काले खां, 18 अंडर फ्लाईओवर ऐसी जगह थी जो बहुत गंदगी का ढेर थे। उनको हमने सुंदरता से, उनको पूरा बागवानी करी, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन किया, और स्कल्पचर्स लगा के उनको मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस बनाया। साथ में हमने सारे डिपार्टमेंट्स में लाइसेंस को ऑनलाइन किया। आज अगर आपको कोई भी ट्रेड लाइसेंस बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सब ऑनलाइन है। एक और बड़ी अचीवमेंट की, हमने सबसे पहले, हमारे 2.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पढ़ते थे साउथ दिल्ली के पास, उन बच्चों की ड्रेस बदलकर स्मार्ट ड्रेस की, उनके स्कूलों में हम CCTV कैमरा लगवाए, हमने डिजिटल क्लासेस उनकी शुरू की, और उन बच्चों को हमने जो तैयारी शुरू की, उनकी काउंसलिंग और उनको अलग तरह से मोटिवेट करके, सैटरडे हमने बैग फ्री किया। सैटरडे को हम उनको विदाउट बैग के मोरल टीचिंग करते थे, अपनी कंट्री के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, तो ये सब हमने किया। और हमारे पास 96 कम्युनिटी हॉल थे, वो 96 कम्युनिटी हॉल बुक करने का जो रेट था 55-60 हज़ार था, महंगा पड़ता था, हमने उसको कम किया। सरकारी थे, उसको कम किया ताकि लोग ज़्यादा बुक करा पाए, और हमने उसके रेट को आधा किया। और साथ में ये भी रूल बनाया कि अगर आप किसी दुख की घड़ी में कम्युनिटी हॉल को बुक कराना चाहें, किसी रस्म क्रिया के लिए कुछ भी, तो मात्र 1,000 रुपये में आप वो कम्युनिटी हॉल बुक करा सकते हैं। तो ये सब काम हमने दिल्ली की जनता के लिए किए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली भी रही कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हुए मुझे UN में 2 बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वहीं पर ही UN के हेडक्वार्टर? जी, UN में। तो हमारा UN की जो कॉर्पोरेशन की एक मीट हुई थी हमारी स्पेन में, और एक हुई थी हमारी साउथ कोरिया में। तो मैंने दोनों में कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और एज अ साउथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कंट्री को कर रही थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत मैटर ऑफ प्राउड था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ से बहुत अच्छे कमेंट्स वहाँ पर मुझे मिले। जो हमारी मिड डे मील योजना है, या जो हमने वेस्ट टू वंडर बनाया था, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स हमें वहाँ से मिले। मैम, एक चीज ये अगेन आपके ये MCD का काम है, और ये दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स का काम है, बट वेस्ट दिल्ली में अगर ये बात आगे तक, अगर आप इलेक्ट होके आती है, आप ये बात प्लीज आगे तक लेके जाइएगा। वहाँ पे साफ सफाई का इतना बुरा हाल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने मायापुरी है, वो अब हरिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। इतना बुरा हाल कि वहाँ पे 1 साल से हमारा एक वेयर हाउस है, हमारा
बिजनेस है जो उसका, उस वेयर हाउस के सामने इतना कचरा, मतलब इस रूम का 3 गुना बड़ा ढला हुआ वहां पे भरा पड़ा है, वो किसी ने आज तक साफ ही नहीं करा। मैंने परसों एमएलए को कॉल किया, लेडी है वहां से, हरिनगर से, आम आदमी पार्टी की, कहते जी आप तो 15 दिन बाद कॉल करना, अभी तो हम अनशन पे बैठे हुए हैं। मतलब जब आप अपने एमएलए से ये चीज सुन लेते हो ना, तो आपको लगता है कि मतलब क्या ही बोलो, कोई बुरा शब्द ही निकलता ये कब से है? 1 साल से, उससे पहले भी था? नहीं, 1 साल से तो पहले फिर साफ हो जाता था, अब तो ये साफ ही नहीं होता है। अब आपने खुद ही कहा कि 1 साल पहले ही साफ हो जाता था। हाँ, मैं थोड़ा साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब तक बीजेपी थी, हर फोन पे मैं आपको, रौनक है, मैंने रौनक को एक ही बार शक्ल से देखा है एफएम पे जो आते हैं, गिन्नी है या आदि है, आरजेस जो है, आरजेस जो है, मेरा वो कभी भी मुझे कॉल पर लेते थे 7:30 मॉर्निंग, जब उनका दिल करता था, और वो जो प्रॉब्लम बताते, मैंने उनको ये इम्पावर किया था, कोई भी प्रॉब्लम लेके डायरेक्ट मुझे बता देना, अगले दिन काम हो जाएगा। तो हमारा काम करने का तरीका ये है, अगर आपने फ़ोन कर दिया, मैं मेयर हूँ तो भी मेरा फ़ोन मैं ही उठाऊंगी, और जो आपने काम कह दिया वो काम होगा। मेरे पास कोई भी समस्या डायरेक्ट नहीं, किसी और मीडियम से, जो आप लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, या जो लोग एफएम पे हैं, या जो और भी कोई सामाजिक आदमी जिनका ज़्यादा लोगों से बातचीत का या कन्वर्सेशन का रहता है, मैंने उनको भी एम्पावर किया था कि आप बोलिए ना एफएम पे, आप बोलिए रेडियो पर कि कोई प्रॉब्लम है साउथ दिल्ली की तो बताइए हमें, और वो पूछते थे और मुझे बताते थे, और मैं उनको वापस फीडबैक देती थी। तो ये हमारा काम करने का तरीका था। हमारे समय में जो सिचुएशन थी, आज आप विकासपुरी के नाले पर चले जाइए, मैं विकासपुरी के लोगों की हद मानती हूँ कि वो वहां पर रह रहे हैं, वाकई में। आप नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे चले जाइए, मेट्रो स्टेशन मेन रोड, आप वहां पर देख लीजिए। आप पंखा रोड के फ्लाईओवर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तम नगर टर्मिनल की तरफ जाएंगे, आप वहां चले जाइए, आप मतलब आपको शर्म आएगी कि दिल्ली है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हालात इन्होंने कर दिए, क्योंकि विजन नहीं है, सोच का तरीका नहीं है। मैम वो सब लोग लगे हुए हैं केजरीवाल जी के पीछे, वो तो अभी लगे हैं अपने ना, काम में नहीं लगा हुआ है, वो तो 15 दिन से लगे हैं ना, उससे पहले से नहीं लगे हुए हैं मैम। उनके पास विजन ही नहीं है, वो दिल्ली को अपना समझते ही नहीं, उन्हें पता है हम फ्री करेंगे, वोट मिलेंगे, हम जीतेंगे। डेवलपमेंट पे तो झगड़ा ही नहीं है ना, उनका मुद्दा ही नहीं है डेवलपमेंट का। कौन से डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हो? हम तो डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं। आपने कहा कि नेशनल पे मांगोगे, मैंने कहा नहीं, नेशनल पे नहीं मांगेंगे। मैंने आपको क्या कहा? मैं तो मोदी जी ने जो मेरे एरिया में काम किया उस पर मांगूंगी, और जो मैंने किया हम उस पर मांगेंगे। तो हम तो अपने क्षेत्र को छोड़ते ही नहीं डेवलपमेंट में, और वो डेवलपमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं। आप आज जाकर पूछ लीजिए, जब ये गठबंधन करके लड़ रहे हैं तो कौन सा डेवलपमेंट कर देंगे, इनकी पॉलिसी क्या हो सकती है? तो डेवलपमेंट का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगलों को एक तरीका मिल गया है, उन्हें पता है कि कैसे खेलना है, जनता की भावनाओं के साथ वो खेलेंगे, और जनता इस चीज से शिकार हो रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, केजरीवाल को 10 साल हो गए हैं दिल्ली में, आप 20 साल पॉलिटिक्स से हैं। मैं संघ में रहा हूँ, मैं बीजेवाई में भी रहा हूँ। मैंने लेकिन केजरीवाल को वोट जरूर दिया था फर्स्ट टर्म में, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा। क्या आप लोगों ने भी जब केजरीवाल को उभरते हुए देखा था इनिशियली, अब तो मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ मुझे वो फ्रॉड लगते हैं, क्या आप लोग भी शुरू में इम्प्रेस हुए थे उनके विजन से कि यार ये कुछ अलग कर रहे हैं, करप्शन फ्री और ये सारी मूवमेंट्स, या आपको शुरू से ही पता था कि ऐसे? देखिए, जो वो कह रहे थे, जिस फील्ड में आप हैं आपको उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जी, आपको पता होता है क्या संभव और क्या संभव नहीं, या अगर वो संभव है तो किस कॉस्ट पे संभव है। क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 साल केजरीवाल जी से ज्यादा हो गया जी। तो उस 10 साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता था कि जो कह रहे हैं ना, ऐसा होता नहीं है। देश के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, बजट होता है, सारी चीजें होती हैं। तो आपके 70 लोग अगर मिलके टेबल थपथपा दें और कानून बना दें तो कानून ऐसे नहीं बनता। बजट प्रोविजन होता है, बजट एलोकेशन होता है, हेड्स होते हैं। आपके कोई प्राइवेट शॉप नहीं है कि आप जो कह देंगे अकाउंट वैसे ही लिखे जाएंगे। तो डे 1 से मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, और करेंगे तो गलत होगा। तो इसलिए मुझे तो डे 1 से पता था कि ये जो कह रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। तो यीशु मसीह वाली बात है ना कि भगवान इनको माफ करना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो वो बात उसके साथ थी। तो मैं सोचती थी भगवान
इसको जब कभी आएगा तो इसे पता चलेगा, लेकिन वो मास्टरमाइंड निकला फ्रॉड बनेगा, उसने उन भावनाओं को खेला। तो ये बात सत्य है। ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन को हम यही खत्म करेंगे मैम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, मैंने एक चीज जो बहुत अच्छी, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी आपके बारे में, वो ये है कि आप कितनी एक्सेसिबल है मैम। आई थिंक ये एक ट्रू लीडर की निशानी होती है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।